ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कौन सी बड़ी खबर है सर आज जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे? शुभम, मनी सेंट्रल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। आज हमारे पास सबसे बड़ी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसको लेकर गहरी चिंता बन रही है कि क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक छोटी मंदी की तरफ खिसक रही है। चीन की अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन है, वो सबको पता है। और इसका क्या असर भारतीय बाजार पर होगा, क्यों, क्या संकेत हमें मिल रहे हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर, और उस पूरी दुनिया में अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से इसके तार कैसे जुड़े हैं, ये इस पर हम बात करेंगे। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर बिजली क्षेत्र से है कि क्या कुछ राज्यों में बिजली कटने की नौबत आने वाली है। बाकी खबरों के बारे में हम चलते हैं शुभम के पास। आज बाकी खबरों की बात करें तो कुछ ऐसा है कि 3 खबरें हैं अंतर्राष्ट्रीय। एक खबर है रूस से, एक खबर है श्रीलंका से, एक खबर है अमेरिका से, और कुछ खबरें हैं घरेलू हमारी जो जुड़ी हैं जीएसटी से, जुड़ी हैं पावर से। कैसे शो आगे बढ़ेगा उसके लिए देखते हैं ऑन द शो। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे रूस पर, और रूस के बाद बात होगी क्या है श्रीलंका के दिवालिया हो जाने के मायने। कई राज्यों में छा सकता है अंधेरा, जीएसटी पर संकट के बादल, महंगा कर्ज ना पड़ जाए मांग पर भारी, बढ़ी खाने के तेल सस्ता होने की उम्मीद, और अमेरिका में मंदी का क्या होगा भारत पर असर। इस पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से अंशुमान सर के साथ। लेकिन सर, सबसे पहले आप रूस का अपडेट दे दीजिए, वहां से क्या कोई नई खबर आई? रूस पर सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी अपडेट ये है कि यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि वो यूक्रेन के बंदरगाहों पर को खोलें ताकि वहाँ से अनाज का निर्यात शुरू हो सके। हमें पता है कि अब लड़ाई यूक्रेन के बंदरगाहों से पीछे की तरफ हट गई है और अब केंद्रीय हिस्से में और थोड़ा रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसकी तीव्रता भी कम पड़ी है। तो यूनाइटेड फूड प्रोग्राम के जो चीफ हैं डेविड बैसले, उनका एक बयान बुधवार को आया। उन्होंने कहा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, और मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि इफ़ यू हैव एनी हार्ट एट ऑल प्लीज़ ओपन दीज पोर्ट्स। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया के करीब 125 मिलियन देशों को अनाज फीड करता है, खासतौर से उन देशों को जहां पर अनाज की दिक्कत है, गरीब देश अफ्रीका के और दुनिया के कई सारे देशों को। यूक्रेन से अनाज का निर्यात रुकने के कारण इन सारे देशों में भूखमरी जैसी स्थिति आ रही है। इस पर हम मनी सेंटर में चर्चा कर चुके हैं। रशिया का कहना यह है कि वो ये तब तक नहीं करेगा जब तक उस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। तो अब अनाज को लेकर यूनाइटेड नेशंस का दबाव है कि यूक्रेन से अनाज बाहर भेजा जाए, और ब्लैक सी के पोर्ट जब खुलेंगे और तब वो अनाज ब्लैक सी होते हुए अफ्रीका के देशों को जा सकेगा। इधर रूस ने प्रतिबंधों को उदार करने की या कम करने की शर्त रखी है। बिल्कुल। तो ये था अपडेट रशिया का। अब बात श्रीलंका की। भयंकर आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका ने कर्ज वापसी में डिफॉल्ट कर दिया है। ये इतिहास का पहला डिफॉल्ट है जो श्रीलंका ने आधिकारिक रूप से कर दिया है। श्रीलंका को लगभग 7.8 करोड़ डॉलर का कर्ज वापस करना था। उसे इसके लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिला था, लेकिन ये ग्रेस पीरियड खत्म हो जाने के बाद भी श्रीलंका कर्ज की वापसी नहीं कर पाया और डिफॉल्ट कर गया। श्रीलंका में महंगाई चरम पर है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में वहां महंगाई की दर 40% तक बढ़ सकती है। सर, श्रीलंका के डिफॉल्ट होने के मायने क्या है? हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर श्रीलंका जैसा देश डिफॉल्ट कर जाता है तो ग्लोबल अगर हम मानचित्र पर देखें, आपको क्या लगता है कैसी कैसी स्थिति बन सकती है? शुभम, श्रीलंका का डिफॉल्ट एशिया पैसिफिक देशों में किसी देश का हाल फिलहाल के दशकों में पहला डिफॉल्ट है। एशिया पैसिफिक के देश दुनिया के बाजारों में इतने एक्सपोज नहीं है, तो इसलिए श्रीलंका का डिफॉल्ट काफ़ी मायने रखता है छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, पहली चीज़ ये। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस डिफॉल्ट पर श्रीलंका के लोगों को या श्रीलंका की सरकार को और बाकी लोग जो करीब से देख रहे थे उन्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये डिफॉल्ट संभावित था। श्रीलंका को अपना डेट या कर्ज रिस्ट्रक्चर करने के लिए जितना समय चाहिए था वो लंबा समय है, और इसलिए श्रीलंका के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वो इस डिफॉल्ट को स्वीकार करे। मूडीज और फिच जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने श्रीलंका को सिलेक्टिव डिफॉल्ट और डिफॉल्ट कैटेगरी में डाल दिया है इसके बाद, यानी उसके बाकी आने वाले कर्ज पर भी डिफॉल्ट का खतरा है। $50 बिलियन के आसपास का डेट है विदेशी कर्जदारों का श्रीलंका के ऊपर, जिसे श्रीलंका को रिस्ट्रक्चर करना है, और कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं हो सकती। सबसे पहले श्रीलंका को IMF के बेल आउट के लिए तैयार करना पड़ेगा।
जो संकेत हमें मिल रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बातचीत चल रही है उस हिसाब से श्रीलंका और आईएमएफ के बीच बातचीत शुरू हो गई है, पर यह भी काम एक लंबा है। श्रीलंका को अपने सुधारों की गारंटी देनी होगी, कई सारी चीज़ें बदलनी होंगी, जिसके लिए बड़ी राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। तो श्रीलंका के लोग या श्रीलंका की सरकार इस डिफॉल्ट को स्वीकार कर चुकी थी कि ऐसा होने वाला है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने अलग अलग बयानों में कहा है कि हमारे लिए इसका कोई पुराना अनुभव नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले कभी डिफॉल्ट नहीं हुए। यह ऐसी मर्ज है जिससे हम पहली बार जूझ रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं है कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी, किस दिशा में जाएंगी। लेकिन आईएमएफ के साथ श्रीलंका की बातचीत शुरू होना तात्कालिक तौर पर तुरंत जरूरी है, ताकि आईएमएफ जब श्रीलंका के पीछे खड़ा होगा तभी फॉरेन क्रेडिटर्स, ये विदेशी कर्जदार, श्रीलंका को अपना डेट रिस्ट्रक्चर करने के लिए यानी कर्ज का भुगतान थोड़े समय के लिए टालने की मोहलत देंगे। और यही स्थापित प्रक्रिया है जो अर्जेंटीना के मामले में, जो ग्रीस के मामले में हमने स्थापित होते देखी थी। तो श्रीलंका को वो बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक बातचीत शुरू नहीं होती वक्त श्रीलंका के लिए काफ़ी कठिन है, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी भी है। अब दुनिया के देशों से मिलने वाली सहायता पर श्रीलंका को कुछ समय तक सर्वाइव करना पड़ेगा। और ये श्रीलंका में रहने वाली जनता के लिए, वहाँ के आम नागरिकों के लिए भी बड़ी संकट की घड़ी है। अगली बात बिजली संकट की, जो हमारे अपने देश में, हमारे अपने घर में है। बिजली संकट से जूझ रही सरकार ने राज्यों को कोल इंडिया और बिजली उत्पादक कंपनियों के बकाया जल्द लौटाने के लिए कहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। केंद्र की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि राज्य अगर बकाया नहीं लौटाते तो उनकी बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इतना ही नहीं, केंद्र ने सीईआरसी को कहा है कि वे बिजली उत्पादक कंपनियों को अगले साल मार्च तक 30% आयातित कोयला इस्तेमाल करने की अनुमति दें। इन सबके लिए बिजली उत्पादक कंपनियों को सरकार सस्ते में कोयला आयात कर सकें, इसके लिए सस्ता कर्ज मुहैया कराने की भी बात कर रही है। सर, क्या ये संकट आपको लगता है गहरा होता जा रहा है? क्योंकि हम हर रोज कोई नई खबर देखते हैं, कभी कंपनी की तरफ से, कभी पावर की तरफ से, सरकार भी हरकत में दिख रही है, कम से कम हरकत में दिख रही है, नतीजे उसके निकले ना निकले। आपको लगता है ये संकट लगातार गहरा होता जा रहा है, इसका कहीं समाधान नहीं मिल रहा है? हाँ शुभम, ये संकट काफ़ी गहरा है। और अब जो परिस्थितियां हैं, जो चीज़ें आपको हमें सुनने को मिल रही हैं आधिकारिक रूप से, और जो चीज़ें पीछे चल रही हैं, जब हम बिजली विभाग के अधिकारियों से, ग्रिड के अधिकारियों से, ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों से बात करते हैं, तो हमें संकट की गंभीरता का अंदाज होता है और उस गंभीरता के कुछ संकेत हमें बाहर निकल कर आते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है शायद पिछले कई सालों में, जब केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर एक कहा है कि अगर वो कोल इंडिया और बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया नहीं चुकाएंगी तो उन्हें जो बिजली मिल रही है नेशनल कोल बिजली कंपनियों से, उसे उसकी बिजली की आपूर्ति काट दी जाएगी। ये 5 राज्य कौन से हैं? ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। इन्हें पावर सेक्रेटरी ने लगभग चेतावनी के अंदाज में ये कहा है कि ये अपनी बकायेदारी तत्काल चुकाएं। इसमें और बकायेदारी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर है, जिनको हम डिस्कॉम्स कहते हैं। शब्द आपने बार बार सुना होगा चर्चाओं के बीच में। डिस्कॉम्स इनकी बिजली वितरण कंपनियां हैं, जिन्हें सरकार की यूटिलिटीज से पैसा वसूल कर बिजली बनाने वाली कंपनियों को देना है और बिजली बनाने वाली कंपनियों को बाद में कोयला कंपनियों को देना है। तो ये सारी कवायद जो पिछले 2 महीने 1 महीने से सरकार की तरफ से अलग अलग बयानों के तौर पर की जा रही थी, उसका मूल ये था। और अब आकर सरकार इतने समय की कोशिश के बाद यहां तक पहुंची है, और ये एक किस्म का स्वीकार है सरकार के भीतर से शुभम, कि कोयले की सप्लाई ऐसे नहीं बढ़ाई जा सकती। जब तक पैसा नहीं मिलेगा बिजली बनाने वाली कंपनियों को और बिजली बनाने वाली कंपनियों की तरफ से कोल इंडिया को या बाकी जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास पैसा नहीं होगा, कोयला का इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु पर करीब 20,000 करोड़ का बकाया है जेनकोस का, बिजली कंपनियों का 20,000 करोड़, और बकाया बहुत भारी है। किसी भी राज्य सरकार के लिए आनन फानन में ये 20,000 25,000 करोड़ की व्यवस्था करना मुश्किल है, क्योंकि उनके कर्ज कार्यक्रम पहले से ही एक्सपोज्ड हैं। उन्होंने अपने बजट तैयार किए, उन बजटों के हिसाब से उन्हें बहुत सारा कर्ज लेना है। उससे अतिरिक्त कर्ज लेने का मतलब है कि उनके लिए ब्याज दरें बहुत महंगी होना, बाजार में लिक्विडिटी का क्रंच होना और बैंकों की तरफ से उनके बॉन्ड को इनकार किया जाना, ये सारे खतरे मौजूद हैं। 729 करोड़ रुपए का बकायेदारी तमिलनाडु पर कोल इंडिया पर है, कोल इंडिया के देने हैं तमिलनाडु को। महाराष्ट्र का करीब 18,000 करोड़ और 2,000 करोड़ कोल इंडिया जेनकोज और कोल इंडिया पर बकाया है। राजस्थान का 11,000 करोड़ बकाया है, मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का 9,372 करोड़ रुपए बिजली वितरण कंपनियों को उसे देना है और 319 करोड़ रुपए कोल इंडिया को देना है, जो राज्य के बिजली संयंत्रों को कोयला देती है।
जब मध्य प्रदेश का करीब 5030 करोड़ रुपए है। अब ये बड़ी राशियां हैं, ये इतना बड़ा अमाउंट है, राज्य सरकारें इसे तत्काल बिजली कंपनियों को वसूली देकर नहीं दे सकती जब तक कि इनके लिए कोई स्पेशल फाइनेंस विंडो ना खोली जाए। केंद्र सरकार दखल करे, कहीं से गारंटी ले और इन्हें कर्ज दिलवाए, तब ये पैसा वापस पहुंचेगा। क्योंकि केंद्र सरकार एक फैसला पिछले साल ले चुकी है कि वो राज्यों की बकायेदारी में सीधे दखल नहीं देगी बिजली कंपनियों के मामले में। उस नीति के कारण शायद केंद्र सरकार दखल नहीं देने वाली। तो इसका फलित क्या है? इसका फलित यह है कि अगर परिस्थिति बनी रही तो कुछ राज्यों में ज्यादा अंधेरा हो सकता है, बिजली की कटौती और ज्यादा बढ़ सकती है। कोल इंडिया ये हाथ खड़ा कर सकती है कि अब इसके बाद हम कोयला नहीं दे सकते। और बरसात हमारे सर पर खड़ी है, मानसून की दस्तक हो चुकी है। अगले 1 महीने के भीतर कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और उसके बाद कोयले की आपूर्ति में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सर, ग्रिड पर भी खतरे की आशंकाएं जताई जा रही हैं, ये खतरा कितना बड़ा है? शुभ, ये चिंता कल 2-3 दिन से लगातार अलग अलग चर्चाओं में हम जो समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से जब बिजली की कमी है और उन्होंने ग्रिड से पावर का ड्रॉल बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है, तो ग्रिड के अनुशासन पर, ग्रिड के संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है। और इसीलिए राज्य सरकारों से केंद्र सरकार ने और बिजली मंत्रालय ने कहा था कि वो अपने जो बंद पड़े पावर प्लांट हैं उनको थोड़ा शुरू करे, जिससे कि ग्रिड पर थोड़ी बहुत बिजली जाती रहे और ग्रिड का संतुलन बना रहे। पर वो पावर प्लांट हवा में तो चलेंगे नहीं, उन पावर प्लांट्स के लिए आपको कोयले की जरूरत है। बात घूमकर वहीं आ जाती है कि उनको कोल इंडिया कोयला क्यों दे जब उनके पास पैसा नहीं। अब इस समय ग्रिड के ऊपर पर कई तरीके के दबाव हैं भारत की बिजली ग्रिड के ऊपर। एक तो राज्य सरकारें अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली खींचने की कोशिश कर रही हैं, किसी भी कीमत पर मिले कि उनको सप्लाई देनी है। दूसरी चीज यह है कि गर्मी के कारण भारत में इस मौसम में अतिरिक्त मांग होती है बिजली की, एसी, एयर कंडीशनिंग और बाकी चीजों के कारण। दूसरा है कि इसी समय भारत में वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस के दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम में हैं और कुछ लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस में, तो डिमांड दोनों तरफ से बढ़ी और हम रिकॉर्ड डिमांड के आंकड़े बिजली के देख रहे हैं बढ़ते हुए। ऐसी सिचुएशन में ग्रिड का संतुलन बनाए रखना, राज्यों को एक सीमा से अधिक बिजली खींचने से रोकना पावर ग्रिड के लिए और ग्रिड मैनेजर्स के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। और इसीलिए चिंताएं ग्रिड को लेकर जाहिर की जा रही हैं। जो प्रमुख ग्रिड मैनेजिंग कंपनियां या जो सेटअप है वो लगातार राज्यों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बिजली की आपूर्ति और मांग के बीच सही संतुलन बनाया जाए और ये संकट के समाधान का भी कहीं से पुख्ता रास्ता तो कम से कम नहीं दिख रहा है। अगली खबर जीएसटी, कल हमने चर्चा भी की थी। जीएसटी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन राज्यों ने स्वागत किया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा था कि जीएसटी पर फैसला लेने का केंद्र और राज्यों का बराबर अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल के फैसलों को निर्धारित करने में किसी एक फेडरल इकाई का बड़ा अधिकार नहीं है, दोनों बराबर हैं। काउंसिल के प्रस्ताव को तय करने में केंद्र और राज्य बराबर भूमिका निभाएंगे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जीएसटी काउंसिल का प्रस्ताव मानना या ना मानना राज्यों के लिए या केंद्र के लिए बाध्य नहीं है, ये उनके अपने मन पर है, अपनी परिस्थितियों पर है। सर, इस फैसले का कल सीधी सी बात है दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं हैं। सरकार ने कहा नहीं, सब कुछ वैसा ही है जैसा अब तक था, जीएसटी का अनुशासन वैसे ही बना रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस फैसले ने कहीं ना कहीं जीएसटी पर संकट के बादल मंडरा दिए? जीएसटी के लिए चुनौती बढ़ रही है और जीएसटी के लिए चुनौतियां परिस्थितियों के आधार पर बढ़ रही हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जीएसटी काउंसिल जो फैसले लेती है वो बहुमत के आधार पर होते हैं। उसमें बहुत सारे राज्य अगर सहमत नहीं भी हैं, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से जीएसटी का संतुलन केंद्र में राज करने वाली सरकार के पक्ष में है और फैसला उस तरह से होता है तो वो फैसला बाकी राज्यों को मानना पड़ता है। और इसलिए इस फैसले का महत्व समझना जरूरी है कि जीएसटी के सारे काउंसिल के सारे फैसले सभी राज्यों के मन के नहीं हो सकते, पर फिर भी उन्हें एक सहमति के आधार पर काउंसिल के फैसले मानना जरूरी है। अब यहां से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या राज्य ये कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल अपना फैसला कर सकती है, लेकिन यदि हमें आवश्यकता होगी तो हम अपने हिसाब से फैसला करेंगे। कम से कम जो ओशन एरिया से या समुद्री मार्ग से गैस को ले जाने वाला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला था, उस फैसले ने तो इस तरीके की छूट दे दी है। केंद्र सरकार की मुश्किल है कि केंद्र सरकार व्यवहारिक रूप से, संवैधानिक रूप से जीएसटी काउंसिल की कस्टोडियन है। जीएसटी काउंसिल को चलाना, जीएसटी के कानून में बदलाव करना, ये सब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देश में कर सुधारों का और बड़े कर सुधारों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी शुभम, कि सब कुछ ठीक ठाक है, जीएसटी का अनुशासन उसी तरह से चलता रहेगा। पर व्यवहारिकता में चुनौतियां अब यहां से काफी बढ़ेंगी। उसकी दो वजह हैं, अगर आप इसे करीब से देखने की कोशिश करें। जून से राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान के बदले जो क्षतिपूर्ति मिलती थी, कंपेंसेशन मिलता था, वो बंद हो जाएगा।
वो स्कीम बंद होने वाली, और उस स्कीम बंद होने के बाद राज्य सरकारों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा अपने टैक्स के नुकसान को कम करने का। हम भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट देख रहे हैं, दबाव देख रहे हैं, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, राज्यों पर खर्चे किस कदर बढ़े हैं, हमने बिजली के संदर्भ में इस पर चर्चा की है। तो अब यहाँ से सवाल उठता है कि अगर यदि कोई राज्य अपने यहाँ किसी खास सेवा या उत्पाद पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो क्या जीएसटी काउंसिल उन्हें इसकी इजाज़त देगी? और अगर वो जीएसटी काउंसिल के हिसाब से, तो पूरे से जीएसटी के नियम के हिसाब से तो पूरे देश में एक समान कर दरें हैं, जो जीएसटी के दायरे में आने वाली चीज़ें जो उससे बाहर है उसमें राज्य सरकारें अपने हिसाब से तय करती हैं दरें, चाहे पेट्रोल डीजल हो या अल्कोहल हो या बाकी चीज़ें हो। तो क्या ये अनुशासन टूटेगा? कौन सा राज्य आगे आकर अपने यहाँ कुछ चीज़ों पर टैक्स की दरें बढ़ाएगा? जीएसटी काउंसिल क्या उसे रोक पाएगी? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में ये हमारे लिए देखने की बात होगी। और इस फैसले के संदर्भ में जो जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जो जून में प्रस्तावित है, अभी उसकी तारीख नहीं आई है, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली कि वहां केंद्र सरकार को कई सारी चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी। अगर कंपेंसेशन बंद होता है तो राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, उसके बदले राज्य सरकारों को अपने टैक्स बढ़ाने की कितनी छूट मिलेगी। तो इसलिए जो आपने शुरुआत में कहा कि जीएसटी का जो संतुलन है, जीएसटी का अनुशासन है, उसे बनाए रखने में केंद्र सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि राजस्व का पूरा ढांचा, रेवेन्यू का पूरा ढांचा, राज्य सरकारों के को मिलने वाली कमाई का पूरा ढांचा जून के बाद नए सिरे से लिखा जाएगा। और ये वाकई बड़ी, अगर ये अनुशासन नहीं माना गया जीएसटी का, तो सोचिए जैसे अभी पेट्रोल है, दिल्ली में कोई रेट, यूपी में कोई रेट, ऐसे मोबाइल फ़ोन भी हो जाएंगे, वहाँ पे कुछ टैक्स लगेगा, यहाँ पर कुछ टैक्स लगेगा, ये दिक्कत बढ़ सकती है और जीएसटी संकट में फंस सकता है। अगली खबर बैंकों के क्रेडिट से जुड़ी। 6 मई को खत्म हुए पखवाड़े के दौरान बैंकों से क्रेडिट और डिपॉजिट में ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि बैंकों में जमा भी बढ़ी है और उससे कर्ज लेने वाले भी बढ़े हैं। आरबीआई आंकड़ों के मुताबिक बैंकों का क्रेडिट लगभग 11% बढ़कर 120 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है, जबकि डिपॉजिट में लगभग 10% की ग्रोथ आई है। डिपॉजिट अब बढ़कर बैंकों में 166.95 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। बैंकों से क्रेडिट ग्रोथ आना अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन ये संयोग कह लीजिए कि जिस हफ्ते क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में रही, उसी हफ्ते आरबीआई ने कर्ज महंगा कर दिया। सर, क्या इसके बाद भी मांग में ये जो डबल डिजिट है ग्रोथ, ये जारी रहेगी? शुभम, ये बड़ा पैराडॉक्स है कि जब हमने अर्थव्यवस्था को मंदी से उभरते हुए देखा, थोड़ी गतिविधियाँ शुरू हुई, एक फिनेंशियल ईयर पूरा हुआ, नए फिनेंशियल ईयर की तैयारियाँ शुरू हुई, उसी दौरान ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई। अब हमें अगले 2-3 महीने तक इन आंकड़ों से पता चलेगा कि दरअसल ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कितना असर भारत में बैंक क्रेडिट की डिमांड पर पड़ा है। बैंक क्रेडिट की डिमांड को भी हमें थोड़ा करीब से देखना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक क्रेडिट के ढांचे में कॉर्पोरेट क्रेडिट अलग है, जो बड़ा तेज फ्लो क्रेडिट का जिसकी अपेक्षा की जाती है कि वो सर्विसेज सेक्टर को मिले और एमएसएमई को मिले, जहाँ से जॉब्स आते हैं, उनके लिए ब्याज दरें पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी जो उन्होंने क्रेडिट लिए, ऐसा संकेत मिल रहा है, वो अपने कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए, रीओपन करने के लिए लिए थे। और अब जब उन्हें अपने कारोबार में विस्तार करना होगा तो क्या क्रेडिट की अफोर्डेबिलिटी या कर्ज की जो बढ़ती हुई लागत है वो उनके लिए कितनी, वो इसे इसका बोझ उठा पाएंगे कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि कर्ज कितना महंगा होगा ये भी हमें पता नहीं, क्योंकि कर्ज में बढ़ोतरी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अभी कुछ दौर और आने हैं। अगर आप एमपीसी की मीटिंग को देखें या महंगाई की ट्रेजेक्ट्री को देखें तो उस हिसाब से भी बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। तो जब भी कभी बढ़ती हुई ब्याज दरों का मार्केट होता है ना शुभम, तो जो बारोअर होते हैं वो हमेशा थोड़ा इंतजार करते हैं उसको स्टेबल होने का। तो मुझे लग रहा है कि ये क्रेडिट की ग्रोथ रेट जो डबल डिजिट में लंबे समय के बाद आई और जो एक बाजार के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, वो उसे करीब से देखना होगा कि ये मोमेंटम कब तक इसमें बनाए रखा जा पाएगा। चलिए अगली देखिए आप मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, देरी हो रही है। देरी की कई वजह सामने हैं, कहीं बिल्डर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, कहीं बन नहीं रहा है, कहीं रोक लगी हुई है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत और आई है सामने, वो है एनसीएलटी में जो बिल्डर्स चले जाते हैं, उनके लंबित मामले लंबे समय से लंबित रहते हैं और घर खरीदार यहाँ भी ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्या स्थिति है, कितने मामले हैं, कितने घर अटके हैं, सब कुछ आपको पवन कुमार अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बता रहे हैं। अपने आशियाने का सपना देखने वालों के लिए ड्रीम होम महज शब्द बनता नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह देश में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का अटका होना है। दिल्ली एनसीआर में बेजान खड़ी कई इमारतें रियल एस्टेट की खस्ताहाली को बयां करने के लिए काफी हैं। हाल के सालों में कई बड़े बिल्डर दिवाला प्रक्रिया में गए हैं। इसके बावजूद खरीदारों को घर मिलने में बेतहाशा देरी हो रही है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के मुताबिक 2021 के मध्य तक
देश के शीर्ष 7 शहरों में 6 लाख से ज्यादा ऐसे फ्लैट थे जिनमें काम ठप पड़ा है या फिर देरी से चल रहा है। इनकी कीमत 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं 1,74,000 मकान ऐसे हैं जिनमें काम पूरी तरह से ठप है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा 1,13,000 मकान अटके हैं। एडवाइजरी फर्म ग्रैंड थॉर्टन इंडिया की स्टडी के मुताबिक सितंबर 2021 तक कर्ज तले दबी 223 रियल एस्टेट कंपनियां आईबीसी के तहत समाधान के लिए आईं, जिनमें से केवल 9 मामलों का ही हल निकल पाया। इस हिसाब से रियल एस्टेट कंपनियों के मामले में दिवाला प्रक्रिया के तहत महज 4% केस सुलट पाए। हालांकि आईबीसी के तहत ओवरऑल समाधान की दर 9% है। समाधान की धीमी रफ्तार से भी घर मिलने में देरी हो रही है। रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया में होम बायर्स को बड़ा हक हासिल है। उन्हें वित्तीय कर्जदाता का दर्जा मिला है, जिससे उन्हें अपने हितों का बचाव करने के लिए कर्जदाताओं की समिति यानी सीओसी का हिस्सा होने का अधिकार मिलता है। दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए किसी प्रोजेक्ट के कम से कम 100 या 10% खरीदारों को संयुक्त रूप से आवेदन करना होता है। बैंकों का बकाया चुकाने में नाकाम रहने पर हाल ही में सुपरटेक को दिवालिया करार दिया गया। इसके अलावा एटीएस ग्रुप की आनंद डिवाइन डेवलपर्स और लॉजिस्टिक सिटी को भी दिवालिया घोषित किया गया है। वहीं जेपी इंफ्रा के मामले में समाधान योजना को सीओसी और घर खरीदारों की मंजूरी मिलने के साल भर बाद भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो सका है। आम्रपाली की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा सरकारी कंपनी एनबीसीसी को सौंपा गया है। योगी सरकार दिवालिया हो रहे बिल्डरों पर कड़ी नजर रखने जा रही है। सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी जो ये पता लगाएगी कि बिल्डर दिवालिया क्यों हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सुरेश बंसल बताते हैं कि जब रियल एस्टेट उफान पर था तो बिल्डरों ने निवेशकों से पैसे जुटाए। पैसों को प्रोजेक्ट में लगाने की बजाय वो जमीन पर जमीन खरीदते गए, जिसके चलते प्रोजेक्ट अटक गए। बहुत मामलों में यह भी देखने को मिला कि वास्तविक बिल्डर कंस्ट्रक्शन के लिए किसी और कंपनी से एग्रीमेंट कर लेता है और जिस कंपनी पर कंस्ट्रक्शन का जिम्मा है वो वक्त पर निर्माण नहीं करता है। ये भी एक कारण है। सर, कहीं काम ठप है, कहीं एनसीएलटी में मामले अटके हैं। आपको लगता है कि एनसीएलटी क्या वाकई इसीलिए लाया गया था कि घर खरीदार का भी जो नहीं मिल रहा है घर, और ये वाले मामले भी, विवाद भी वहां पहुंच सकें? बड़ी उलझन है ये, क्योंकि एनसीएलटी और जो बैंक्रप्सी की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बिल्डर आ जाएंगे और खासतौर से सामान्य लोग जिन्होंने कर्ज लेकर मकान खरीद रखे थे वो आ जाएंगे। इसकी कल्पना एनसीएलटी को बनाते समय बिल्कुल नहीं की गई थी। दिवालियापन की या बैंक्रप्सी की प्रक्रिया दरअसल उन कंपनियों के लिए थी जो इकोनॉमिक कारण से, आर्थिक मंदी से, किन्हीं संकटों के कारण मुश्किल में फंस गए हैं और वो बैंकों का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। तो उनके कुछ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं और कुछ इनके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनका कर्ज नहीं चुका रहे हैं। इसके लिए उनके बीच में एक समझौता और एक फाइनेंशियल क्लोजर की व्यवस्था दी गई थी। अब यहाँ कई सारे सवालों के जवाब अभी उपलब्ध नहीं है और इसलिए ये प्रक्रिया उलझी हुई है। हाउसिंग में बहुत बड़े स्टेक होल्डर कॉमन लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की बचत लेकर या कर्ज लगाकर मकानों को बुक कराया है, मकान खरीदे हैं। उन्हें फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन जब एनसीएलटी इन मामलों का निस्तारण करेगा तो वो बैंकर्स को और इन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बीच में फर्क कैसे करेगा, किसको वरीयता देगा? उन बैंकर्स के लिए हिट ले लेना आसान है। उन्होंने 98%, 90% के हेयर कट लिए हैं एनसीएलटी की प्रक्रिया में, हमने देखा है। पर आम बारोअर्स के लिए जिन्होंने अपने पूरी जीवन भर की बचत लगाई है, उन्हें जब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के हिस्से में डाल देंगे तो क्या वो 90% 80% हिट लेने की स्थिति में होंगे? क्या वो अपना मकान छोड़ देने के, गंवाने की स्थिति में होंगे कि नहीं तो कंपनी डिफॉल्ट हो गई साहब, मकान में आप 90% हिट ले लीजिए? तो ये विंडो कैसे उन लोगों की समस्या का समाधान करेगी जो कई साल हो गए, 8-8, 9-9 साल हो गए हैं इसी तरीके के बैंकर प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं और वो जीवन भर में, उनका पूरा जीवन भर का एक सपना था कि उनके पास एक मकान हो, वो फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जब आम्रपाली वाला मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बैंकर से ज़्यादा जो मकान बनाने वाले थे उनकी तरफ ध्यान दिया था और एक कहा था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी एनबीसीसी उसे बीच में डालकर एक कहा था कि पहले मकान बनाकर जिनके पैसे उनको पूरा किया जाए। तो ये हाउसिंग की क्राइसिस है, ये केवल डिफॉल्टर या बैंक्रप्सी की क्राइसिस नहीं है। बिल्डर्स ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे वो बैंक्रप्ट हुए, वो एक अलग पहलू है और इसलिए यह मामला उलझा हुआ है। और इसमें जो
होम बायर है, जिसने मकान खरीदने के लिए बारो किया, उसके हितों की रक्षा एनसीएलटी कैसे करेगी, ये सवाल बड़ा है। और इसमें शायद केंद्र सरकार को एनसीएलटी के नियमों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दखल जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। अंशुमान जी की बात को दो टूक समझिए तो वो ये कह रहे हैं कि एनसीएलटी नाम की जो शर्ट है ये उसके लिए सिली ही नहीं गई थी जो इसको पहन रहे हैं, और ऐसा माना ही नहीं गया था कि एनसीएलटी में कभी बिल्डर्स आएंगे और मकान मालिक या जो मकान खरीदार है उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लिया जाएगा और वो बैंकों की तरह हेयर कट लेने की जैसी स्थिति में खड़े कर दिए जाएंगे या पहुंचा दिए जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने गेहूं के उपज के अनुमान में करीब 49 लाख टन की कटौती की है। गुरुवार को सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। इसमें गेहूं उपज 10.64 करोड़ टन होने की संभावना जताई है। कृषि मंत्रालय ने फरवरी में 11.13 करोड़ टन उपज का अनुमान लगाया था, जिसे घटाकर अब कम कर दिया गया। गेहूं के अलावा कपास का अनुमान भी घटाया गया। वहां यह कहा गया है कि 25 लाख गांठ की कटौती अब हो जाएगी। पहले जितना अनुमान था उससे 25 लाख गांठें अब कम होंगी उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। चावल, दलहन और तिलहन, यहां पर थोड़ी सी राहत है। यहां रिकॉर्ड उपज का अनुमान है। इस साल चावल उत्पादन 12.96 करोड़ टन, दलहन उत्पादन 2.77 करोड़ टन और तिलहन उत्पादन 3.84 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है। इन फसलों का देश में कभी भी इतना उत्पादन नहीं हुआ है। सर, अनुमान है ये मौजूदा परिस्थिति में कितने सही होंगे, कितने सटीक होंगे? शुभम, ये अनुमान दो चीज़ों से प्रेरित दिखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हमने देखा कि वीट के उत्पादन में कमी आएगी, इस बात की संभावना पहले से ही थी, पिछले एडवांस एस्टीमेट में भी आई थी। अब सरकार ने उस कमी को स्वीकार कर लिया है कि करीब करीब 4 से 4.4% की गिरावट हमें वीट के अनुमान में दिखाई दे रही है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो खरीफ के अनुमान है वो थोड़े आशावादी दिखते हैं और ज़्यादा आशावादी दिखते हैं। आप ये अनुमान इसलिए आशावादी, जैसे हम लोगों ने कल चर्चा में कहा था कि जितना लॉस वीट के प्रोडक्शन से इंडिया के फूड ग्रेन सिक्योरिटी को हुआ है या फूड सिक्योरिटी को हुआ है या इवन सरकार के स्टॉक्स को हुआ है, उसे पूरा करने के लिए पैडी का या धान का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। अब जो आंकड़े हमको मिल रहे हैं उस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर ने जो टोटल राइस का प्रोडक्शन है वो 129.66 मिलियन टन के आसपास एस्टिमेट किया है 21-22 में, जो करीब करीब 13.23 मिलियन टन ज़्यादा है। ये पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रोडक्शन है उससे बहुत ज़्यादा है। 5 साल का जो एवरेज प्रोडक्शन खरीफ का राइस का रहा है वो करीब 116.43 मिलियन टन रहा है, 117 मिलियन टन के आसपास रहा है। तो सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी आंक रही है। अब इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? यदि इतनी बड़ी बढ़ोतरी शुभम लेनी है तो फिर एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी लोग प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि वैसे भी खरीफ का प्रोडक्शन तो अपने पीक इस पोजीशन पर पहले से ही है। अब यहाँ से वो दुविधा शुरू होती है। इस पर हमने कहा था कि अगर आप ज़्यादा उपज पैदावार कराना चाहते हैं तो दो चीज़ें, एक तो पहले एमएसपी का प्रोत्साहन देना पड़ेगा और दूसरी चीज़ ये कि वो उपज पैदा होगी उसको खरीद के भंडारण करने की, रखने की और एफसीआई को पैसे देने की चुनौती होगी। भारत को बड़ी मात्रा में पाम ऑयल सप्लाई करने वाले देश इंडोनेशिया ने निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया है। इंडोनेशिया का पाम तेल सोमवार से दोबारा एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। देश में खाने के तेल की जितनी हमारी ज़रूरत है उसका 60% तेल हम आयात करते हैं और आयात होने वाले तेल में करीब 60% हिस्सेदारी ही पाम तेल की होती है। आयात होने वाले पाम तेल में लगभग आधा हिस्सा, मतलब उस 60% में जो आधा हिस्सा है वो इंडोनेशिया से आता है, जहां पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था। अपनी घरेलू स्थितियों को देखते हुए सोमवार से वो बैन हट जाएगा और उसके बाद पाम का जो आयात है हमारे देश में वो सुचारू और पहले की तरह हो जाएगा। सर, इससे खाने का तेल सस्ता होगा? आपके पास, हमारे पास जो तेल आ रहा है उसकी कीमतों में कमी होगी कि नहीं होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ महंगाई जो है ना वो टूथपेस्ट वाले अवतार में आ चुकी है, क्योंकि बाहर निकल चुकी है और उसे भी पीछे भरा जाएगा कि नहीं ये असंभव है। लेकिन हाँ, अगर थोक बाजार में देखें शुभम तो थोक पाम ऑयल की कीमतों में गिरावट दिख रही है। वो इंडोनेशिया की तरफ से सप्लाई ईज होने के कारण या आपूर्ति बढ़ने के कारण वो कीमतों में कमी दिखाई दे रही है। एक और आप छोटी सी उम्मीद यहाँ ध्यान से रख सकते हैं कि भारत के लिए तिलहन के उत्पादन का सीज़न भी शुरू हो रहा है, क्योंकि खरीफ में हमें तिलहन की फसलों के थोड़े उत्पादन की भी संभावना दिखाई देती है। तो अगर ये दोनों परिस्थितियां ठीक ढंग से काम करती हैं और भारत की कंपनियां जो पैक्ड रिफाइंड तेल बेचती हैं, अगर वो चाहें तो कीमतें कम कर सकती हैं। लेकिन
पैक्ड चीज़ों की कीमतें और रॉ मटेरियल की चीज़ों की कीमतों में कमी में एक बड़ा अंतर होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इंडोनेशिया की से सप्लाई दोबारा शुरू होने के बाद जो शॉर्टफॉल है भारत में, वो पूरा होने में भी थोड़ा समय लगेगा। जब तक वो पूरा शॉर्टफॉल नहीं होता तब तक हमें खुदरा कीमतों में बड़ा असर दिखेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बड़ी चिंता कम से कम इंपोर्ट की साइड से खाद्य तेल की आयात को लेकर इंडोनेशिया की तरफ से प्रतिबंध हटने के बाद वो चिंता तो दूर होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर आपको राहत लेनी है तो अगर आप इस तरह से राहत ले सकते हैं कि ठीक है, अब कम कीमतें अगर कम नहीं भी होंगी तो कम से कम बढ़ेंगी नहीं शायद, क्योंकि आयात अब होने लगेगा, निर्यात खुल गया है इंडोनेशिया से। अमेरिका में एक बार फिर से मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई कई वर्षों के ऊपरी स्तर पर है। महंगाई को काबू करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक कर्ज महंगा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और चीन में कोरोना की वजह से दुनिया भर में मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की सप्लाई को लेकर आशंका बढ़ गई है। इन तमाम वजहों से अमेरिका सहित दुनिया भर में मांग प्रभावित होने की आशंका है। यही चक्कर है कि शेयर बाजार भी लहूलुहान हो रहे हैं, बिकवाली का माहौल है। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में आपको रिकवरी को जरूर दिख रही है, लेकिन गुरुवार को भारी बिकवाली से सेंसेक्स निफ्टी 2 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गए थे। सर, मंदी आने की संभावनाएं ये जो जताई जा रही हैं, चारों तरफ खबरें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, क्या तथ्य हैं इनके पीछे, क्या तर्क हैं इनके पीछे? शुभम, 2-3 चीज़ें। एक तो कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम, इस पर हम अगले सवाल में बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका में जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं तो मंदी की आशंका क्यों गहराती है, बाजार क्या बताता है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर अभी तात्कालिक तौर पर 3-4 बड़े संकेत हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसियां, जिन्होंने कहा है कि 35 से 40% इस बात की संभावना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक छोटी मंदी में धंस सकती है, उसे स्टैगफ्लेशन आप कह सकते हैं। जो फेडरल रिजर्व के एक्स चीफ हैं बेन बर्नांके, उन्होंने कहा है कि अमेरिका स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो जिन लोगों की बात के बयान या अंडरस्टैंडिंग को बाजार समझता है, उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन या मंदी, आप उसे जो भी कहें अलग अलग तरीके से उसे समझने की कोशिश की और आकलन दिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि अमेरिकी बाजार में जितनी प्रमुख उपभोक्ता कंपनियां हैं, उनके स्टॉक्स में तेज गिरावट आई है, उनकी डिमांड में तेज गिरावट आई, चाहे वो यूनिलीवर हो, चाहे वो टारगेट जैसी जो ऑनलाइन स्टोर कंपनियां, वॉलमार्ट हो, इनके स्टॉक्स में तेज गिरावट आई। ये इस बात का संकेत है कि फिलहाल आने वाले समय में महंगाई की बढ़ोतरी के कारण डिमांड में कमी आ सकती है और जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, वो बढ़ने के कारण कंपनियों को आने वाले समय में अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ सकती है। नेगेटिव साइड से ये बड़े संकेत हैं जिनके कारण हमने डाउ में और अमेरिका के शेयर बाजारों में गिरावट देखी, वो तैर कर यूरोप तक आ गई। यूरोप के शेयर बाजार भी ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका में एक छोटी मंदी की गुंजाइश दिखाई देती है। पॉजिटिव साइड से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं कि अभी अमेरिका में कंज्यूमर स्पेंडिंग में गिरावट आना नहीं शुरू हुई है। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े आ रहे हैं, उपभोक्ताओं के आंकड़े आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि लोग महंगाई के बाद भी खर्च कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो शायद जो पैसा उन्हें कोविड के दौरान सरकारों की सहायता के तौर पर मिला था, वो बाजार में अभी मौजूद है। लेकिन इन सारी चर्चाओं के बीच अभी तक फेडरल रिजर्व ने स्पष्ट रूप से ये अपने उस फैसले पर कायम है कि जब तक महंगाई को 2 से 2.5% तक नहीं लाया जाता, जो कि इस समय 8% के आसपास है, तब तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी और मंदी का डर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ ही शुरू हुआ है। तो सर, ब्याज दरें बढ़ने से मंदी का कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा संकट है? शुभम, 28 मार्च वाला दिन बाजार को याद है। 28 मार्च को पहली बार अमेरिका के बॉन्ड बाजार में इन्वर्टेड यील्ड कर्व दिखाई दिया था। इन्वर्टेड यील्ड कर्व ये बताता है कि कोई अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या मंदी की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि लंबी अवधि का जो कर्ज है वो महंगा होता है और छोटी अवधि के कर्ज की मांग ज़्यादा होती है और लंबी अवधि के कर्ज की मांग कम होती है। 2006 में ऐसा ही इन्वर्टेड यील्ड कर्व दिखाई दिया था और उसके बाद फिर बाजार में एक छोटी मंदी आई थी। इतिहास के तौर पर आप देखें तो अमेरिका के लोग 1980-83 का दशक याद कर रहे हैं। तब भी महंगाई की दर 9% और 10% तक गई थी। 3 राष्ट्रपति थे, निक्सन, गेराल्ड फोर्ड और जिमी कार्टर, इनके कार्यकाल में। और फिर उसके बाद अमेरिका में पॉल वोल्कर आए। पॉल वोल्कर जब अमेरिकन फेडरल रिजर्व के मुखिया बने तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर सीधे कहा कि बाजार में ब्याज दरें बढ़नी चाहिए और ब्याज दरें बढ़ते बढ़ते 20% पर पहुंच गई। और जब 20% तक ब्याज दरें बढ़ी, महंगाई दर एक दौर में 10.5-11% थी और ब्याज दरें जब 20% पर पहुंची तो वहां से महंगाई में कमी आई। लेकिन 80 के दशक में मंदी आई, एक छोटा रिसेशन अमेरिका ने देखा, वो बाद में 81-82 में जाकर और गहरा हुआ। तो वो जो यादें हैं अमेरिका की स्मृतियों में,
में 9-10% की महंगाई और ब्याज दरों का अभी 20% के आसपास ब्याज दरों की कल्पना कोई नहीं करता है। अभी जितनी बढ़ोतरी उस हिसाब से अमेरिका में ब्याज दरें 5 से 6% तक बढ़ सकती हैं अगर हम सारी बढ़ोतरी की ट्रेजेक्ट्री मान लें। लेकिन मंदी का खतरा, मंदी का डर उस अनुभव के आधार पर, प्लस जो कंपनियों की मांग में गिरावट है उसके आधार पर, और तीसरी बड़ी चीज है कि एनर्जी के प्राइसेस में कोई कमी ना आने की तात्कालिक संभावना के आधार पर दिखता है। आज भी देखिए मंदी की आशंका के बावजूद नाइमेक्स और क्रूड की कीमतें $100 से ऊपर बनी हुई हैं, $100-110 से ऊपर बनी हुई। ये 3-4 फैक्टर हैं जो बाजार को मंदी की संभावना से डरा रहे हैं। सर, हम पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में मंदी आ गई तो भारत पर? भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरी मुश्किल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुश्किल यह है कि अमेरिका में मंदी की आशंका से पहले ही भारत के शेयर बाजारों से विदेशी निवेश निकलना शुरू हो गया था। चूंकि कर्ज महंगा होता ही रहेगा और उसका असर हमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दिख रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशक पैसा लेकर बाहर निकल रहे हैं। अगर आप एक तरफ से देखें तो हमने मंदी की आशंकाओं के बाद अमेरिकी डॉलर के इंडेक्स में गिरावट देखी, क्योंकि 20 साल की ऊंचाई पर अमेरिकी डॉलर का इंडेक्स था जो पिछले 2 दिनों में नीचे आया, पर उसके समानांतर में रुपए में मजबूती नहीं दिखाई दी उतनी, क्योंकि अगर आप रुपए और डॉलर की पैरिटी को करीब से देखें तो जब अमेरिकी डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है तो भारतीय रुपए को मजबूत होना चाहिए। तो जब भारतीय रुपए की मजबूती का वक्त आया तो उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो अभी भी 77-50, 77-56 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण एक माहौल, निगेटिव माहौल बनता है, और दूसरी चीज ये कि भारतीय विदेशी बाजार से विदेशी निवेशकों की निकासी अभी जारी है। तो अगर अमेरिका में एक शॉर्ट टर्म मंदी आती है तो पूरी दुनिया में जो सेंटिमेंट है उस पर गहरा असर पड़ेगा, और उसका असर भारतीय बाजार पर या भारत की अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब मंदी किसी के लिए अच्छी नहीं है, अमेरिका में आए चाहे भारत में आए, अगर एक जगह आएगी तो दूसरी जगह उसका असर पड़ेगा ही। ये थी हमारी आज की पेशकश, आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार को शाम 7 बजे मनी सेंट्रल में, और उससे पहले रविवार को 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर, इकोनॉमिकम में अर्थात में इस बार क्या खास होगा? इकोनॉमिकम में इस बार हम आपको भारत के बैंकिंग मार्केट में एक बहुत छोटी बड़ी क्रांतिकारी घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, और वो क्रांतिकारी घटनाक्रम अब पूरी तरह बदल गया। सिर्फ 5-6 साल में भारत का क्रेडिट मार्केट कैसे बदला और वापस अब किस दिशा में जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि भारत में कर्जदारों के, कर्ज लेने वालों के, नॉन बैंकेबल लोगों के लिए जो अच्छे दिन थे, उनके लिए अब जो नई चुनौतियां आने वाली हैं। भारत की शैडो बैंकिंग अब धीमे धीमे विदा हो रही है। आप कह सकते हैं कि भारत में एक थी शैडो बैंकिंग। क्या हुआ था भारत की शैडो बैंकिंग में? 2014 से लेकर 2022 के बीच में भारत के क्रेडिट मार्केट में कैसे फेरबदल हुई, और अब भारत की NBFCs, फाइनेंस कंपनियों का भविष्य क्या है, हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा NBFCs के संकट का, इसे देखेंगे। बिल्कुल। तो इस बार की चर्चा है शैडो बैंकिंग की शाम पर, वहां शाम होने लगी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आपसे अगली मुलाकात सोमवार को करता हूं मनी सेंट्रल में। नमस्कार। का नाम ये कम्बोज लाल है।